चलिए फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया एक टॉपिक, कैश फ्लो स्टेटमेंट। भाई फ्रेंड्स, जरा समझने की कोशिश करें हम। अगर हम बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो यहाँ पे एक मालिक है जो सब कुछ ऑर्गेनाइज कर रहा है, डिसीजन ले रहा है, अपना कैपिटल लगा के बैठा हुआ है, सारे सोर्सेस के अंदर कोऑर्डिनेशन करके बैठा हुआ है, एंड आफ्टर दैट जो भी नफा नुकसान होगा वो सुपरडेशिप का होगा। तो मींस ये सुपरडेशिप है और इसके नीचे बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, ठीक है जी। लेकिन यहां पर थोड़ा से चांसेस कम है कि सुपरडेशिप में बिजनेस के अंदर कैश के अंदर कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो, इसकी चांसेस कम है कि जी कुछ कैश इधर उधर हो गया, पता ही नहीं चला जी कहां गया, कैश मैनिपुलेट हो गया, थोड़ा चांसेस बहुत कम है मतलब। फिर हमने जैसे बात करी सर पार्टनरशिप फर्म। अब सर पार्टनरशिप फर्म में मान लीजिए मैंने कहा 3 पार्टनर्स, अब उसके नीचे बहुत सारे लोग यहां काम कर रहे हैं। हो सकता है अगर ईमानदार पार्टनर हो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ईमानदार पार्टनर ना हो तो हो सकता है कोई पार्टनर यहाँ कैश की कोई गड़बड़ कर जाए, मैनिपुलेट कर जाए, परचेजिंग किसी और प्राइस पे करी और दिखा कुछ हो रहा हो, लिटिल बिट चांसेस। लेकिन फ्रेंड्स जरा समझिए ना, अगर हम बात करें कंपनी की, तो सर अब यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, पता ही नहीं कितने लोग नीचे बैठ के काम कर रहे हैं सर। और सर जो ओनर हैं कंपनी के, मेन शेयर होल्डर, तो फ्रेंड शेयर होल्डर तो बाहर बैठा हुआ है। अब जो कंपनी का जो ओनर है, शेयर होल्डर है, वो बाहर अगर बैठा हुआ है तो काफी चांसेस है ना कि पता चला कंपनी के अंदर कैश कुछ मैनिपुलेट हो रहा हो, कहीं पे कैश कम लग रहा हो लेकिन दिखाया ज्यादा लग रहा है। तो माय फ्रेंड, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें यही चीज दिखाने जा रही है अभी कि एक कंपनी के पास, एक ऑर्गेनाइजेशन के पास कहां कहां से कैश आया और कहां कहां पे उसने कैश को यूज करा। मींस आप शॉर्ट में कह सकते हो कौन कौन से कैश के सोर्सेज हैं और कौन कहां पे कैश लगा। अब फ्रेंड जब हम बात कर रहे हैं कहां से कैश आया और कहां पे कैश गया, तो माय फ्रेंड कंपनी तो एक बहुत वाइडर टर्म है। तो कंपनी जब एक बहुत वाइडर कंसेप्ट है, तो अगर कंपनी ने मान लीजिए 1 मिनट के लिए 50 रुपीज टी एंड कॉफी के लिए दिए हैं, तो क्या वो अब इसको भी बताए आप सबको कि हाँ जी टी एंड कॉफी पे 50 रुपए लगे हैं जी, कन्वेंस पे 150 रुपए लगे हैं जी, तो स्टेशनरी पेटी पे कैश 250 रुपए लगे हैं जी। तो सर क्वेश्चन अगर ये फॉर्म आता में है, से कर रहा है, सॉरी सर अगर फॉर्म के पैसों में से कर रही है तो बताएगी ही ना। नहीं नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। अगर मान लो आज मैं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा रहा हूं और आप यकीन मानिए बिल्कुल पॉसिबल है, मजाक में मत लेना, मैं कहूं जी ये मेरा स्टडी मटेरियल पकड़िए जी, 1000 पेज का स्टडी मटेरियल है 12th क्लास में कैश फ्लो स्टेटमेंट का, और पढ़िए और करिए इसको, तो आप लोगों का रिएक्शन क्या होगा? आप कहोगे जी अगर बहुत सीनियर क्लास हो तो समझ में आता है सर, 12th क्लास में आप 1000 पेज का कैश फ्लो स्टेटमेंट का मटेरियल आप दे रहे हो सर, कैसे पॉसिबल है उसको कंप्लीट करना? तो पॉसिबल नहीं है ना। तो उस चीज को किस तरह से छोटा करना, श्रिंक करना, उसकी बात चल रही है ना। तो अगर एक कंपनी ये बताने लगेगी जी 100 रुपए यहां लगे, 150 यहां लगे, 250 यहां लगे, अगर इस तरह से बताने लगेगी तो सर सोचिए ना, एक जो ग्रंथ होता है उसकी मोटाई को भी फेल कर देगा ये आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट सर। तो Yes, दैट्स sir. व्हाई इस वजह से जब कॉर्पोरेट बॉडी, कंपनी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रही होती है तो वो उसे 3 हिस्सों में डिवाइड करती है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से एक कॉर्पोरेट बॉडी के पास क्या कैश आ रहा है या ऑपरेटिंग उसमें एक्टिविटी में क्या कैश उसके पास से जा रहा है। फिर नेक्स्ट आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
कि कॉर्पोरेट बॉडी बताती है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से क्या कैश आ रहा है या क्या कैश लग रहा है। लास्ट बट नॉट लीस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कि यहां कॉर्पोरेट बॉडी बताती है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से क्या कैश आ रहा है या क्या कैश जा रहा है। तो अब ये एक एक करके ये तीनों की मैं आपको अच्छी खासी डिटेल जो है वो पढ़ाने वाला हूं। तो सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि जो हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट है, नाउ इट इज द पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम पे हम क्या बोलते थे, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। बट माय फ्रेंड, नाउ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज आल्सो द पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जिसकी वजह से इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है कैश फ्लो स्टेटमेंट की। तो अब कंपनी को, एक ऑर्गेनाइजेशन को, यह दिखाना है कि इन तीन मेन एक्टिविटीज में कैसे कैश आया है और कैसे कैश गया है। तो अब इसको हम डिटेल में एक एक करके यही चीज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड आपकी स्क्रीन पे, तो जो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की जो भी हम ये बात कर रहे हैं सर, ये बात कर रहे हैं सर अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 की। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग कैश फ्लो की बात चल रही है। तो हमने कहा सर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तीन हिस्सों में आपको ये डिवीजन देखने को मिल रहा है कि इस तरीके से जो कॉर्पोरेट बॉडी होगी इन तीन एक्टिविटीज में वो हमें बताएगी सर। अब इन तीन एक्टिविटी से जितना भी कैश आ जाएगा ड्यूरिंग द पीरियड वो नेट हो जाएगा सर, कि नेट कैश इतना आया है गया। फिर हम इसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी जो हमारा ओपनिंग कैश है उसे ऐड करेंगे। तो आप मेरी बात को समझिए, अगर मैं ये कहूं आपसे कि जो नेट कैश हमारे पास आया है पीरियड में, नेट कैश इनफ्लो, और मैंने कहा मान लीजिए नेट कैश इनफ्लो 5 लाख रुपए आया है, और मैं अगर ये कहता हूं ओपनिंग बैलेंस जो कैश है कैश इक्विवेलेंट का था वो 1 लाख का है, तो क्या हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस 6 लाख का नहीं होना चाहिए? भाई ओपनिंग बैलेंस 1 लाख है और हमने कहा भाई 1 लाख ओपनिंग बैलेंस है, 5 लाख इस साल हमारे को और नेट रिसीव्ड हो गया, तो कोई डाउट की कहानी नहीं बची ना सर, क्लोजिंग में 6 लाख होना चाहिए। तो जैसे हम पिछले क्वेश्चंस पढ़ते आ रहे थे, जैसे बैलेंस शीट मैच करती है या लाइक दैट, अब यहाँ पे इस तरह की कहानी मैच करेगी कि ड्यूरिंग द पीरियड नेट कैश इनफ्लो हमारा 5 लाख हुआ है, 1 लाख हमारा ओपनिंग था, तो क्लोजिंग 6 लाख होना चाहिए। तो अगर टैली हो गया तो काफी हद तक संभावना होगी कि हाँ हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट ठीक है। तो इन शॉर्ट में फिर से रिपीट कर रहा हूं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट की जो हम बात करेंगे तो 3 एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग बात करेंगे। अपने चलो कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर कंपनीज एक्ट 2013। तो मैंने क्या कहा, इससे पहले जो हमारा कंपनीज एक्ट था वो कौन सा था सर? वो था 1956, और अब ये कितना हुआ है? कंपनीज एक्ट 2013 जो रिप्लेस कराया गया है। ठीक है जी, 2013 ने रिप्लेस कराया 1956 को। ठीक है जी, और आपको ये मैंने बताया भी है कि अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपनीज की मैंने बताया उसके अंदर आपका कैश फ्लो जो स्टेटमेंट है वो भी इसका एक पार्ट है। अब आता है सर इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव, यूजेस, एडवांटेज ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। जो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं वो क्यों बना रहे हैं? एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट। भाई अगर हमें बकायदा पता चल रहा है कहां से कैश आ रहा है, कहां कैश जा रहा है, तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं एफिशिएंटली कैश को मैनेज कर पाएंगे, एफिशिएंटली कैश मैनेजमेंट। तो दैट्स व्हाई पहली चीज हुई हमारी एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट के लिए हम ये काम कर रहे हैं, ताकि हमें पता चलता रहे कहां से कैश आ रहा है और कहां जा रहा है। कैश मूवमेंट। अब सर कैश की मूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो जैसे हम कैश को देख रहे हैं कि इनफ्लो और आउटफ्लो, और मैंने कहा सर 3 एक्टिविटीज हमने डिवाइड कर दिया, ऑपरेटिंग, देन इन्वेस्टिंग एंड लास्टली फाइनेंसिंग। तो हम ये देख रहे हैं ना कि ऑपरेटिंग में कैश की हमारी मूवमेंट क्या हो रही है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हमारी कैश की मूवमेंट क्या हो रही है, एंड फाइनेंसिंग में हमारी कैश की मूवमेंट क्या हो रही है। तो वैसे तो मैं बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूं आपको, बट इन शॉर्ट में जो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है इसका मतलब जो रूटीन एक्टिविटी है, जिस चीज का आपका मेन ऑक्यूपेशन है, मेन बिजनेस है, वो ऑपरेटिंग है। और फ्रेंड्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है? मेनली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है आपकी एसेट्स, फिक्स एसेट्स से रिलेटेड, कि फिक्स एसेट्स में आपका क्या पैसा लग रहा है, या अगर फिक्स एसेट्स को आप डिसइन्वेस्ट कर रहे हो, बेच रहे हो, तो उससे क्या पैसा आ रहा है, इन्वेस्टिंग।
फाइनेंसिंग, तो जो फाइनेंसिंग की जो मैं बात बोलूं तो माय फ्रेंड, फाइनेंसिंग में क्या है, कंप्लीटली शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, लोन वगैरह ये सब आ गए कि इनसे क्या पैसा आ रहा है या इनसे क्या पैसा जा रहा है। तो अभी चिंता मत करिए, अभी बहुत डिटेल में मैं ये भी आपको आगे पढ़ाने वाला हूं, ठीक। तो ये कैश मूवमेंट का हमें पता चल जाएगा। कंप्लीमेंट्स टू अदर रिपोर्ट, सर जो हमारी अदर रिपोर्ट है उसके कंप्लीमेंट है सर ये, मतलब जो इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो, बैलेंस शीट बना रहे हो, तो उसके कंप्लीमेंट है सर ये, कॉम्पिटिटिव नहीं है, किसी का सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ जी हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लिया तो अब हमें इनकम स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, हमें पोजीशन स्टेटमेंट, बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। तो सिंपल सा फंडा ये है, ये आपकी कॉम्प्लीमेंट्री है। तो माय फ्रेंड, जब हम इनकम स्टेटमेंट बना लेंगे, बैलेंस शीट बना लेंगे, देन आफ्टर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हैं। तो मींस इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री, नॉट कॉम्पिटिटिव, सब्स्टिट्यूट नहीं है मतलब किसी का भी। इवेल्युएट चेंजेस, आप अगर मान लीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट की हम बात करें, हम इस साल कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, हमने पिछले साल कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई होगी, हमने उससे पिछले साल कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई होगी, तो ईयर बाय ईयर क्या चेंजेस हो रहे हैं हमारे कैश फ्लो में, वी कैन मेक ए कंपैरिजन। अगर आज हम ये बोलते हैं कि आज एक्चुरियल की बहुत जबरदस्त वैल्यू है मार्केट में, तो अगर हम देखें उसका काम क्या है सर, कैलकुलेशन, इंटरप्रिटेशन करना, यही सब काम तो है कि कैलकुलेशन में मास्टर है बंदा और एनालाइज इंटरप्रिटेशन में मास्टर है। तो अगर हम जो ये पढ़ाई कर रहे हैं अगर वाकई में इसको सीखें तो हम बहुत कुछ अपनी लाइफ में इंटरप्रिटेशन करना सीख सकते हैं। असिस्ट इन मेकिंग डिसीजन, जब आपके सामने कैश फ्लो स्टेटमेंट आती है और उसको हम एनालाइज करते हैं, तो एनालाइज करके हमें बहुत सारे डिसीजन लेने में मदद मिलती है। अगर हमें दिख रहा है कि हमारा बहुत सारा जो आउटफ्लो हो रहा है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हो रहा है, तो हो सकता है शायद हमें इतनी चिंता की बात ना हो, क्योंकि अगर हम आउटफ्लो कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कर रहे हैं, लैंड में, बिल्डिंग में, प्लांट में, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सर, तो फ्रेंड्स ये क्या है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और जो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये डेफिनेटली आने वाले सालों में ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड करने में, प्रॉफिट को बढ़ाने में, स्केल को बढ़ाने में बहुत मदद करेगा, कोई इशू नहीं है। आप इस बात को इस तरह भी समझ सकते हैं कि हमारा जो कोचिंग है जी स्कालियन ट्यूटोरियल, हम आपसे कहें जी हमने 2 करोड़ रुपए बोरो करे हैं, मान लीजिए, तो सुनको आपको भी झटका लगेगा, और सर क्या कह रहे, 2 करोड़ बोरो करे हैं। लेकिन हम आपको पलट के कहें जी 2 करोड़ तुमने बोरो करे हैं सर, हमने एक जगह परचेज करी है मान लीजिए, और नया मान लो कोचिंग खोलने के लिए हमने परचेज करी लिया है, तो आपको अच्छा ठीक है, ठीक है सर, कोई बात नहीं, गुड। लेकिन अगर हम आपसे कहें हमने 2 करोड़ रुपए बोरो करे हैं, किसे सेलिब्रेशन करेंगे सर, कोई सेलिब्रेशन या कोई पार्टी वार्टी बनाएंगे, कुछ घूमेंगे, लाइक दैट, ऐसे कुछ, आपको सर सब ठीक चल रहा है ना, सब बढ़िया ना, किस टेंशन में तो नहीं चल रहे, या फिर लॉटरी वॉटरी तो नहीं लग गई, लॉटरी वोटरी तो नहीं निकल गई, बोरो कैसी बातें कर रहा है, बोरो बोल रहा हूं तो लॉटरी कहां से आ गई, बोरो लॉटरी लगने बोरो तो ना कहेंगे, या फिर संन्यास लेने की तो नहीं सोच रहे, सब छोड़ छाड़। बहुत बढ़िया। तो मेरा कहने का मतलब यही समझा रहा हूं मैं आपको, तो इसका मतलब क्या, आप देखिए जब हमें नजर आया कि ये हमारे पास पैसा गया, एक पैसा तो गया ना 2 करोड़ रुपए, लेकिन वो अगर हमारे को लगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में गया तो कोई इशू नहीं क्रिएट हो रहा ना सर। ये कौन सिखा रहा है हमें, कैश फ्लो स्टेटमेंट सिखा रही है ना ये बात। तो इसलिए हम इसको, इस टॉपिक को हल्के में नहीं ले सकते, वाकई में बहुत अच्छा टॉपिक है, कोई डाउट नहीं है इसमें। पोजीशन ऑफ लिक्विडिटी, सर कैश फ्लो स्टेटमेंट से
हमें ऑर्गेनाइजेशन की लिक्विडिटी का पता चलता है कि भाई लिक्विड कितना है, क्योंकि जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है सर, वो लिक्विडिटी तो है और क्या है। जो मैं बात कर रहा हूं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो जरा ध्यान तो दीजिए, बोल क्या रहा हूं मैं, कैश, उससे लिक्विड ज्यादा क्या होगा, कैश इक्विवेलेंट, यानी लगभग कैश के इक्वल है। अब लगभग कैश के इक्वल क्या है, बैंक। बैंक में अगर कंपनी का पैसा है तो कैश की इक्विवेलेंट तो है, जाइए निकाल लीजिए, कोई इशू नहीं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जो शॉर्ट टर्म की सिक्योरिटीज है, जब चाहे मार्केट में बेचिए, पैसा आपके हाथ में, आपके बैंक में, दैट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यानी लिक्विडिटी। तो जितना आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ज्यादा है, उतनी ज्यादा आपके पास लिक्विडिटी है। लेकिन ये बात मैं आपको पीछे रेशियो जब मैं पढ़ा चुका हूं कि लेकिन जितनी ज्यादा लिक्विडिटी होगी, प्रॉफिटेबिलिटी उतनी कम हो जाएगी, क्योंकि लिक्विडिटी तो प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकती ना। अगर मान लीजिए कोई कॉर्पोरेट बॉडी बहुत ज्यादा कैश अपने पास रखती है, कैश इक्विवेलेंट बहुत ज्यादा रखती है, तो प्रॉफिट कैसे कमाएंगे हम उस पर, प्रॉफिट तो नहीं कमाएंगे ना उस पर। तो यानी लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी का विरोधाभास चलता है, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। तो लेकिन अब इतनी भी कम लिक्विडिटी ना हो ना कि कल को किसी को पेमेंट करनी तो पेमेंट ना कर पाए। जैसे अपने रेशियो एनालिसिस पढ़ा कि करंट रेशियो 2:1 होनी चाहिए, क्विक रेशियो 1:1 होनी चाहिए। तो मींस अगर वाकई में अपनी लाइफ में कामयाब होना है तो मैं सभी को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। रेशियो क्या, कैश फ्लो क्या, बैलेंस शीट क्या, इनकम, सबको इकट्ठा। और जब हम उन सबको कंसिडर करके कुछ एनालाइज करेंगे तो डेफिनेटली हम बहुत कुछ अच्छा सीख सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं। अब यहां से अब जो मैंने 3 एक्टिविटी बोली, अब उसमें से जो पहली एक्टिविटी है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब माय फ्रेंड्स, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की कहानी क्या है, जरा उस पर ध्यान देते हैं। हाँ जी, तो मैंने कहा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है माय फ्रेंड्स, रूटीन एक्टिविटी, योर मेन कोर्स ऑफ बिजनेस। यानी एक कंपनी का उसका जो मेन कोर्स है, उसके उस मेन कोर्स ऑफ बिजनेस से उसको क्या रेवेन्यू, क्या प्रॉफिट, क्या कैश जनरेट हो रहा है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी कैश फ्लो फ्रॉम रूटीन एक्टिविटी। माय फ्रेंड्स, मान लीजिए एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमारी तरह कोचिंग सेंटर की फील्ड में भी हो सकती है, कोचिंग की फील्ड में। तो कोचिंग की फील्ड में अगर वो है तो उसका जो रेवेन्यू जनरेट होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, वो होगा फीस, कोचिंग फीस। अगर एक हॉस्पिटल है मेडिकल लाइन की, उसमें तो उसका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो होगा, जो वो हॉस्पिटल को चला रहे हैं, तो उनके पास जो मेडिसिन से, ऑपरेशन से, रूम रेंट से जो पेमेंट आ रही होगी, वो उनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। आजकल तो कितनी सारी कंपनी इस तरह से मैदान में आ गई है कि आप घर बैठे किसी कंपनी, किसी का प्रोडक्ट आपको चाहिए, फूड प्रोडक्ट या कुछ भी प्रोडक्ट, और उनका काम केवल इतना होगा कि वो वहां से उठाएंगे और आपको दे देंगे, लाइक जोमेटो वगैरह, लाइक दैट। वो खुद थोड़ा कुछ बना रही है। तो अगर ऐसी कंपनी अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रही है, तो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी हुई जो उसके पास इसके बेसिस पे जो कमीशन आ रहा है, रेवेन्यू आ रहा है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर कंपनी का अपना मेन कोर्स ऑफ बिजनेस अलग हो सकता है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब जो उसकी मेन कोर्स ऑफ बिजनेस की एक्टिविटी से जो कैश आ रहा है। तो अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको इसके 2 मेथड है निकालने के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो अभी मैं बताता हूं उसको वो कैसे कैसे निकलते हैं। तो अभी तो सिर्फ थोड़ा सा ब्रीफ में मैं आपको ये बात बता रहा हूं। तो ये मैंने आपको कहा कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। अब जैसे कि मैं बात करूं अगर आपसे डायरेक्ट मेथड की, आपको स्क्रीन पे जैसे नजर आ रहा है कि जो उसका मेन कोर्स ऑफ बिजनेस है, उसमें क्या कैश आ रहा है और क्या जा रहा है। तो हमने कहा ना डायरेक्ट, यानी कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है भाई, जो वो कैश में सेल कर रहा है, पैसा आ रहा है, डायरेक्ट हो गया।
और अगर मान लीजिए कोई सर्विस दे रहा है और उसमें कोई कैश आ रहा है तो वो हो गया रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस इन कैश। लेकिन फ्रेंड्स अगर मान लीजिए कोई सर्विस दी थी या कोई गुड्स सोल्ड करी थी उधार में, तो डेटर जनरेट हुए होंगे। अब डेटर लेटर ऑन तो पेमेंट करेंगे तो जो डेटर पेमेंट कर रहे हैं वो भी तो रूटीन एक्टिविटी है सर। तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, आपको पता है बीआर एंड डेटर दोनों सेम चीज है। बीआर क्या है? जिससे हमने एक लीगल डॉक्यूमेंट ले लिया था डेटर से, राइट, वही तो बीआर है। तो बिल रिसीवेबल डेटर तो वैसे तो देखा जाए तो कोई अलग चीज नहीं है ना। तो डेटर से कैश आया, बिल रिसीवेबल से एन कैश कोई हुआ, वो सब। एनी अदर ट्रेडिंग रिसिप्ट, और कोई ट्रेडिंग रिसिप्ट अगर कोई है सर, डायरेक्ट मार्केट से कैश जाया क्या रहा है? भैया आपने कुछ खरीदा उसके लिए पेमेंट करी आपने, कैश परचेज। या हमने पहले कभी उधार खरीदा था तो क्रेडिटर था, लेकिन अब हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट टू क्रेडिटर, तो वो एनी अदर ऑपरेटिंग पेमेंट, उसके अलावा जो भी आपकी ऑपरेटिंग पेमेंट है वो सब आ जाएगी। जिस जगह को हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका रेंट दे रहे हैं, एम्प्लॉय को कोई सैलरी दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, वटएवर जो भी हमारे रूटीन पेमेंट है वो सब आ जाएगी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेमेंट अभी रुकेंगे आप, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेमेंट में आपको समझाऊंगा। तो इन शॉर्ट में मैंने आपको जो है डायरेक्ट मेथड समझाया। अब यहां पे सर आपके जो कोर्स में है उसमें दो डिवीजन है। एक सर आपका बोर्ड का पेपर है, और उसके अलावा एक स्कूल में जो आप लोगों का वाइवा वगैरह ये सब जो होता है, प्रैक्टिकल होता है 20 मार्क्स का, प्रोजेक्ट मार्क्स वगैरह ये सब होंगे। तो जो आप बोर्ड का एग्जाम देने वाले हो उसमें तो डायरेक्ट मेथड आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन जो आप स्कूल में देने वाले हो उसमें डायरेक्ट मेथड आपके कोर्स में है माइंडेड, ये ध्यान रख के चलना। तो कई बार हम क्या करते हैं, बोर्ड के मान लीजिए हम स्कैनर देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, तो वहां डायरेक्ट मेथड देखने को ही नहीं मिलेगा क्योंकि वहां कोर्स में ही नहीं है। तो लेकिन आपको ये आना चाहिए, बात समझ आ रही है? मतलब नॉट टिपिकल, लेकिन आसान वाला जो कंसेप्ट है वो आपके सामने आना चाहिए। अब शुरू होगा सर यहाँ पे क्या, इनडायरेक्ट मेथड। और इस चैप्टर की सारी नींव जो है, बेस है, वो यही है। ये काफी बड़ा है इसलिए मैं इसको बाद में लूंगा। पहले मैं एक बार आपको पहले कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी खत्म कर रहा हूं। सर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अब यहां पर सर जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, यहां पे अब ये कुछ बात आपकी इकोनॉमिक्स वाली है। माय फ्रेंड्स ये हमारा बिजनेस है, और इस बिजनेस में जो हमने इन्वेस्ट किया, बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया, वैसे तो अकाउंट्स में होता है ना इन्वेस्ट, अमाउंट इन्वेस्ट आउटसाइड द बिजनेस, लेकिन फ्रेंड यहां पे जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोल रही हैं, तो यहां पे जो हमारा नजरिया है वो इकोनॉमिक्स वाला है कि बिजनेस में जो इन्वेस्ट किया, यानी कि लाइक दैट, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो हम जो बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट सर, वो हम बिजनेस के बना रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है? तो अब मान लीजिए यहां पे हम कोई इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिक्स एसेट खरीद रहे हैं, तो आप मानते हो सर कैश तो जाएगा हमारा, कैश या बैंक वटएवर जैसे भी मोड से पेमेंट करोगे आप। तो ये क्या हुआ, ये हुआ आउटफ्लो। लेकिन फ्रेंड्स अगर मान लीजिए हम कोई सेल करते हैं, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या डिसइन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं, तो कैश या कैश इक्विवेलेंट क्या होगा, आएगा? यस सर। तो फ्रेंड्स सिंपल सा फंडा है, कैश आ रहा है तो प्लस, कैश जा रहा है तो माइनस। और फ्रेंड जब मैं इस पूरे चैप्टर में जो कैश कैश बोल रहा हूं, तो इसका मतलब कॉमन सेंस है, कैश और बैंक दोनों। आप ये मत सोचना खाली कैश, यानी चेक के थ्रू पेमेंट आ रही है तो वो भी एक्सेप्टेबल है, यानी थ्रू बैंक की कोई कहानी हो रही है। तो ध्यान दीजिए सर, जब हम फिक्स एसेट को सेल कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है, कैश इनफ्लो है। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बेच रहे हो, इनफ्लो है। आप इंटेंजिबल एसेट्स को सोल्ड आउट कर रहे हो, इनफ्लो है। अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट करके आउटसाइड उस पर कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड मिल रहा है, इनफ्लो है। रेंट रिसीव्ड, जरा हम ध्यान दें कि एक ऑर्गेनाइजेशन को रेंट रिसीव होगा कैसे। अगर रेंट रिसीव उसका मेन ऑक्यूपेशन, मेन बिजनेस नहीं है, तो कैसे होगा सोचिए।
इसका मतलब ये हुआ ना कि इस ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई सरप्लस फंड था, इस ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई सरप्लस फंड था, उस सरप्लस फंड का किसी प्रॉपर्टी पे इन्वेस्टमेंट कर दिया गया और अब ये प्रॉपर्टी जो है रेंट जनरेट कर रही है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एम आई राइट? यस सर। तो रेंट कहां से आया? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रेंट आया कि कुछ इन्वेस्ट किया और उस पर रेंट आ रहा है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। तो ये सारा क्या लिखा मैंने? इनफ्लो। अब फ्रेंड जा कहां रहा है हमारा पैसा? आप फिक्स एसेट खरीद रहे हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हो, इंटेंजिबल एसेट्स खरीद रहे हो, पैसा जा रहा है। इज दैट क्लियर? अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, सर जैसे ही मैं थोड़ी देर पहले आपसे बोला कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप फंड है, उसमें कहानी अलग है भाई। उसमें कहानी इसलिए अलग है कि जो मालिक है कंपनी के वही सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, वही चला रहे हैं। भाई यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप मालिक है और सोल प्रोप्राइटर में जो सोल प्रोप्राइटरशिप जो चल रही है तो वो अपने बिजनेस को तो अच्छी तरह चलाने की कोशिश करेगा ही ना। यहाँ पार्टनरशिप फर्म में एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, ये अच्छी तरह चलाने की कोशिश करेंगे। प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम हो रही है कंपनी के केस में कि चला रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, लेकिन मालिक कौन है? शेयर होल्डर जो बाहर बैठा हुआ है। वो केवल और केवल वोटिंग कर सकता है, किसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है, किसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करना है ये सोचेगा। लेकिन करना काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को है, काम इनको नहीं करना शेयर होल्डर को। बात सुन रही? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये चला रहे हैं तो इनको कम से कम अधिकार तो होना चाहिए ना कि कंपनी में जो चल रहा हो वो इंफॉर्मेशन क्लियर कट इन तक पहुंचे, शोल्डर तक पहुंचे। तो अगर मैं ये कहूं कि कोई बहुत बड़ा प्लांट था, मशीनरी थी, मालिक ना करे आग लग गई, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, कुछ आ गया और बहुत गंदा नुकसान हुआ जी, और पता चला जी जिस मैं बात कर रहा हूं, जिस एसेट्स की बात कर रहा हूं, जिस प्लांट की या मशीनरी की बात कर रहा हूं, मान लीजिए उसका प्राइस है 50 करोड़ और वो किसी चीज में सर तबाह हो गया, आग में, भूकंप, सुनामी, व्हाटएवर। अब पता चला जी कंपनी ने इसकी इंश्योरेंस करा रखी है और इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसे रिकवर हुए सर वो 20 करोड़ हुए। अब क्या हमें खुश होना चाहिए कि चलो जी मोगेम्बो खुश हुआ कि हाँ जी सर 20 करोड़ रुपए आ गए? अरे किस बात की खुशी भाई, 50 करोड़ की चीज थी और 20 करोड़ हाथ में आए हैं। अब वो तो दोबारा से खरीदनी पड़ेंगी और दोबारा से खरीदनी पड़ेंगी तो 30 करोड़ रुपए की शॉर्टेज हो गई, अगर ऐसे सोचो तो अगर मान लीजिए पैसा तो आया ना 20 करोड़, आया कहां से? जो प्लांट मशीनरी वटावर जो खराब हुई, तबाह हुई, उसकी वजह से जो पैसा आया इंश्योरेंस कंपनी दिया। तो फ्रेंड सोचिए अगर मैं इसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सिंपली लिख देता हूं तो क्या शेयर होल्डर के पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगी? ये तो मैनिपुलेशन हो गई कि पता चला जी इनको बेवकूफ बना दिया, इट्स लाइक ऐसे शो कर दिया गया कि भाई सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और 20 करोड़। अब जो सेल करते हैं सर वो तो डेलिबरेटली करते हैं ना, जानबूझ के कि भाई वो मशीन बेकार हो चुकी है या नई अपडेट मशीन खरीदनी है। लेकिन सर ये तो मजबूरी थी, कंप्लीटली ये तो मजबूरी थी ना। तो मेरा कहने का मतलब है सर ये तो मजबूरी में पैसा आया है ना, हमने को डेलिबरेटली थोड़ा ना सेल करी थी ये मशीन। आप खुद सोचिए, हम अपने घर के हिसाब से देखें तो अगर मान लीजिए हम घर काम कह रहे हैं जी, हम एसी बेच रहे हैं, वॉशिंग मशीन बेच रहे हैं, फर्नीचर बेच रहे हैं, कोई टीवी बेच रहे हैं,
अरे भाई कब बेच रहे होते हैं फ्रेंड्स? जब वो खराब हो गया होता है, जब उसकी यूटिलिटी हमारे को नहीं मिल रही होती। फ्रेंड्स यहां तो पूरी यूटिलिटी थी, ये भूकंप आया और सब हमारे हाथ से, अनफॉर्चुनेटली एक आग लगी और सारा तबाह हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो मालिक हैं, शेयर होल्डर हैं, ओनर हैं, इनके पास ये इंफॉर्मेशन एक्चुअली में जानी चाहिए नहीं जानी चाहिए? तो अगर जानी चाहिए तो कुछ तो ऐसा प्रोविजन बना होना चाहिए ना कि हाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहें तो भी इस बात को छुपा ना पाए, मैनिपुलेशन ना कर पाए। तो वो बनी कैश फ्लो स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। और उसमें कहा गया कि भाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैश आ रहा है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई कैश लग रहा है तो उसे अलग से दिखाया जाए, ताकि शेयर होल्डर उसे पढ़ सके, उन्हें पता चल सके ये इंफॉर्मेशन। क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ है, हो सकता है ना इसको रोका जा सकता हो, और ये सिर्फ इसलिए ना रुक पाया हो कि पता चला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कोई डिफॉल्ट रही हो। आप कहोगे जी वो कैसे रोकते थे? मान लीजिए 1 मिनट के लिए 50 करोड़ का 20 करोड़ मिला है, तो ऐसी इन्होंने कौन सी इंश्योरेंस करा रखी थी कि 30 करोड़ रुपए डूब गए? क्वेश्चन आता है कि इन्होंने जीरो डेप्रिसिएशन वाला इंश्योरेंस क्यों नहीं करा रखा था? बहुत सारे क्वेश्चन राइज होते हैं। तो इसलिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जो नॉर्मल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश आ रहा है या जा रहा है उसको हम ऊपर दिखा रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर कोई अबनॉर्मल है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अबनॉर्मल, तो वो हम नीचे दिखाएंगे। तो आपको जो मेरा नजर आ रहा है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ड्यू टू फायर ऑफ मशीनरी और एनी फिक्स्ड एसेट, तो दैट इज जस्ट एन एग्जांपल, ये सिर्फ एक एग्जांपल है। आगे देखते हैं सर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग मैंने क्या कहा? शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स वगैरह यही सब बताया मैंने। तब इनमें जो पैसा आएगा इनफ्लो होगा वो प्लस हो गया, और जो कैश बाहर जाएगा वो आउटफ्लो हो गया। अब इनफ्लो क्या होगा? सर हम कोई भी कंपनी अगर शेयर्स इश्यू कर रही है, वेदर इक्विटी और प्रेफरेंस, तो पैसा आ रहा है, इनफ्लो हो गया। डिबेंचर इश्यू कर रही है सर, इनफ्लो हो गया, पैसा आ रहा है। बैंक लोन रेज कर रही है, चाहे लॉन्ग टर्म चाहे शॉर्ट टर्म, माइंडेड, चाहे लॉन्ग टर्म चाहे शॉर्ट टर्म, दोनों फाइनेंसिंग है सर। अगर मान लीजिए कंपनी ने कोई शॉर्ट टर्म लोन लिया है, 6 महीने के लिए लोन लिया है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एम आई राइट और रॉन्ग? अब एडिशनल कैपिटल सर, मुझे थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाने होते हैं। ये जो एडिशनल कैपिटल है, ये एडिशनल कैपिटल है सोल प्रोप्राइटर अगर आपका कैश फ्लो बनाने बैठ जाए, या एक पार्टनरशिप फर्म अगर कैश फ्लो बनाने बैठ जाए, उस केस में ये एडिशनल कैपिटल वाली कहानी आती है कि उन्होंने एक पार्टनर को नया कैपिटल कंट्रीब्यूट करा ड्यूरिंग द पीरियड। ध्यान देना सर, बैंक ओवरड्राफ्ट का रेजिंग बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी है सर, माइंडेड। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं तो फाइनेंस की तरफ हमने इस्तेमाल करा होगा ना सर, इट्स अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, माइंडेड। अब कई लोग इसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ले लेते हैं, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं लेना, ये समझा रहा हूं मैं आपको कि अगर बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर, सर एक शेयर होल्डर है और वो टाइम पर पेमेंट नहीं कर रहा, अलॉटमेंट की या फर्स्ट कॉल की या सेकंड कॉल की, और 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद कंपनी को पेमेंट कर रहा है, तो सर कंपनी तो बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में चलती है। कंपनी भाई भतीजावाद पे नहीं चलती कि ओके फाइन तू 6 महीने बाद पेमेंट कर रहा है, कोई बात नहीं, कर देगी, अच्छा भाई खत्म कहानी। नहीं, अगर कोई शेयर होल्डर टाइम के बाद पेमेंट कर रहा है तो डेफिनेटली कंपनी उस पर इंटरेस्ट मांगेगी। तो कॉल्स इन अरियर पे जो इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये हमने देखा कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। और जबकि मैं आपसे बात करूं, मैं शेयर कर रहा हूं स्क्रीन, और जो अभी हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बात करी,
तो अभी आप ये देख रहे हो इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो जनरली हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखने को मिल रहा है। तो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि कोई इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है कंपनी को, तो क्या वो हो सकता है कि वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो? आप यकीन मानना, बड़े बड़े दिग्गज को सोचना पड़ गया था, बड़े बड़े दिग्गजों को, कि हाँ यार इंटरेस्ट मिल रहा है और वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैसे होगी? कुछ आ रहा है समझ में? तो दैट इज इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। कि अगर मान लीजिए कि शेयर होल्डर ने टाइम पे पेमेंट नहीं करी, तो भाई कंपनी उससे उसकी कॉल्स इन अरियर पे इंटरेस्ट मांगेगी। कि यहाँ कोई भाई भतीजावाद चाहे भी तो कंपनी नहीं चला सकती। तो जो इंटरेस्ट मिल रहा है कॉल्स इन अरियर पे वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो यानी कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर फाइनेंसिंग एक्टिविटी का क्या हुआ? इनफ्लो। अब सर ये नॉन ऑपरेटिंग है ना? मैडम इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तो नॉन ऑपरेटिंग ही होगी ना। ऑपरेटिंग तो गया ऊपर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो ये रहा ना, जो मैंने कहा बाद में समझाऊंगा मैं आपको सबसे बाद में, क्योंकि सबसे बड़ा वही टॉपिक है। हाँ सर ठीक है। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, अगर हम डिबेंचर को रिडीम कर रहे हैं पैसा जा रहा है, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर रहे हैं पैसा जा रहा है, हम लोन को रिपे कर रहे हैं पैसा जा रहा है, हम बैंक ओवरड्राफ्ट को रिपे कर रहे हैं पैसा जा रहा है, ड्रॉइंग एंड विड्रॉन ऑफ कैपिटल, ये सब सोवर्टिशिप या पार्टनरशिप फर्म के केस में आ जाएगा। कंपनी अगर कोई फाइनल डिविडेंड प्रपोज पे कर रही है पैसा जा रहा है, प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर रही है पैसा जा रहा है, इंटरिम डिविडेंड पे कर रही है पैसा जा रहा है, डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे कर रही है पैसा जा रहा है, लोन पर इंटरेस्ट पे कर रही है पैसा जा रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट पे कर रही है पैसा जा रहा है, कॉल्स इन एडवांस पे कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है पैसा जा रहा है। ऑल ऑफ दीज आर आउटफ्लो। लेकिन आउटफ्लो किसमें? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब आप यहां देखोगे रिडेम्पशन किसकी है सर? डिबेंचर की है, प्रेफरेंस शेयर्स की है। लेकिन माय फ्रेंड्स इक्विटी शेयर्स की रिडेम्पशन नहीं होती, मालिक है कंपनी के। तो जो आप इशू शेयर्स में आपको पढ़ा चुका हूं, बाय बैक ऑफ शेयर्स। तो जब कंपनी अपने शेयर्स खुद बाय कर रही है तो पैसा देना पड़ेगा ना। यस सर। कोई कह सकता है कि सर ये फाइनेंसिंग में तो रूटीन है, फाइनेंसिंग में तो ये होता रहेगा, ऐसा होगा क्या? बिल्कुल पॉसिबल है कि पता चला किसी कंपनी को चलते हुए 50 साल हो गए, 100 साल हो गए, और पता चलेगा जी उसने एक बार भी बाय बैक ऑफ शेयर्स नहीं करा। ज्यादातर आपको यही मिलेंगी चीज कि कंपनी ने बाय बैक नहीं करा। बाय बैक का मतलब क्या है? कि कंपनी ने अपने मालिकों से शेयर खुद खरीद लिए वापस और बाद में उनको पैसे वापस कर दिए। बहुत कम चांसेस होगा ना सर ऐसा तो। यस तो सर। इसका मतलब किसी भी ड्यूरिंग द पीरियड में अगर ऐसा हुआ तो कंपनी क्या करेगी? उसे शो करेगी अलग से, वो भी, ताकि पता चले कि हाँ भाई ये जो पैसा है ये बाय बैक के अंदर गया है। तो बाय बैक में पैसा गया है, आउटफ्लो है, इसलिए सर क्या करा गया? यहाँ पे माइनस करा गया। अब मैंने कहा सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सर 11th क्लास में स्टार्ट हो जाते हैं पढ़ाना आपको कि कैश तो हमें पता ही है सर, कैश है, कैश इक्विवेलेंट बैंक बैलेंस और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये कैश के इक्विवेलेंट है सर। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्लूड्स कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स, बैंक सर्टिफिकेट और डिपॉजिट्स, बैंक्स एक्सेप्टेंस, कॉर्पोरेट कमर्शियल पेपर और अदर कोई मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज जो है, जो हाईली लिक्विड फॉर्म में है कि जब चाहे कंपनी इसको डिस्पोज ऑफ करके पैसे में कन्वर्ट कर सकती है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब जरा कुछ एग्जांपल दे रहे हैं सर हम आपको कि कैश फ्लो। अब सर कैश फ्लो का मतलब क्या है? अब कैश फ्लो में दोनों हो सकता है सर। कैश फ्लो में इनफ्लो ऑफ कैश हो सकता है
आउटफ्लो ऑफ कैश हो सकता है। अब कैश चाहे आ रहा है चाहे कैश जा रहा है, फ्लो तो हो रहा है ना। तो अब अगर मैं आपसे बात करूं और मैं आपसे पूछूं परचेज ऑफ फर्नीचर, अगर हमने फर्नीचर परचेज करा तो कहानी क्या होती है, फर्नीचर टू कैश। तो फर्नीचर आ रहा है, कैश जा रहा है, आउटफ्लो। हमने कहा परचेज ऑफ स्टॉक ऑन क्रेडिट, तो एंट्री क्या हुई, परचेज टू क्रेडिटर्स। तो ना कैश आपका आ रहा है ना कैश जा रहा है, नो चेंज। सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, क्या एंट्री करनी है, कैश टू प्लांट एंड मशीनरी, पैसा आ रहा है, इनफ्लो। तो इनफ्लो या आउटफ्लो का मतलब जब हमारे पास कैश या कैश आ रहा है या जा रहा है, तब हम उसे बोलेंगे फ्लो हो रहा है कैश का। अब सर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे यहां पे, और अब हमें ये बताना होगा आपको कि सर इनफ्लो है, आउटफ्लो है या क्या है। आप अपना मटेरियल ओपन कर लीजिए सर, बहुत अच्छा रहेगा सर अगर हम आंसर नहीं देखेंगे, बहुत बेहतरीन रहेगा सर। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे अनसोल्ड का जी। आप पेपर पेन उठाइए और ईमानदारी से आप अपने पास लिखिए इनफ्लो आउटफ्लो वट जो आपको लगता है, लेकिन कोशिश करिए अगर बुक पे लिख रहे हैं तो पेंसिल से लिखें, तो एक बार आपने पेन से लिख दिया तो दोबारा बुक यूज नहीं रहेगी जी। सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी जो कहना है इनफ्लो है वो रेज हैंड कर सकते हैं जी। सेल ऑफ मशीनरी जो कह रहे हैं सेल ऑफ ए मशीनरी इनफ्लो है वो हाथ खड़ा कर सकते हैं। चलिए तो मशीनरी बेची तो क्या होगा, कैश बैंक बढ़ेगा और मशीनरी जा रही है, मींस इनफ्लो। परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ फर्नीचर जो कह रहे हैं इनफ्लो है वो हाथ खड़ा कर सकते हैं। जो कह रहे हैं परचेज ऑफ फर्नीचर इनफ्लो है हाथ खड़ा कर सकते हैं। किसी का हाथ नहीं खड़ा हुआ, इसका मतलब परचेज ऑफ फर्नीचर क्या है सर, इट्स आउटफ्लो, क्योंकि फर्नीचर खरीद रहे हैं तो पैसा जा रहा है, कैश जा रहा है। इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जो कह रहा है इनफ्लो है वो हाथ खड़ा कर सकते हैं। अब यह स्पीड चाहिए सर आप लोगों की, कि पता चल रहा है जी 20 सेकंड निकल गए अभी तक तो हाथ नहीं खड़ा हुआ, तो अब सोच क्या रहे थे हम। इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो जो कह रहा है जी प्रेफरेंस शेयर इशू करे, पैसा आ रहा है, इनफ्लो है, बिल्कुल ठीक है जी। परचेज ऑफ गुडविल हाथ खड़ा कर सकते हैं। परचेज ऑफ गुडविल, अब जो कह रहे हैं जी इनफ्लो है जल्दी से हाथ खड़ा कर सकते हैं। कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा, बहुत अच्छी बात है, सब जग रहे हैं। जो गुडविल खरीदेंगे तो पैसा तो जाएगा, आउटफ्लो है सर। अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, अब जो कह रहे हैं आउटफ्लो है हाथ खड़ा करें। अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल जो कह रहे हैं आउटफ्लो, जो कह रहे हैं आउटफ्लो है हाथ खड़ा करें। सर ये बताना एक बार, अमोर्टाइजेशन। जो कह रहे हैं इनफ्लो है हाथ खड़ा करें। बहुत बढ़िया। तो अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल ना इनफ्लो है ना आउटफ्लो है, क्योंकि अमोर्टाइजेशन का मतलब होता था गुडविल का रिटर्न ऑफ होना। अमोर्टाइजेशन गुडविल का मतलब क्या होता था, गुडविल का रिटर्न ऑफ होना। तो जब गुडविल को रिटर्न ऑफ कर रहे हैं सर, तो ना तो कैश आ रहा होता है ना कैश जा रहा होता है, तो इसका मतलब नो चेंज, कोई इनफ्लो नहीं है कोई आउटफ्लो नहीं है, अमोर्टाइजेशन गुडविल। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, जो कह रहे हैं इनफ्लो है हाथ खड़ा कर सकते हैं। यहां पे स्पीड की जरूरत है सर, ये ना आप हाथ खड़ा करने में या हाथ ना खड़ा करने में बहुत टाइम लगा रहे हैं। तो हमने कहा डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, इनफ्लो। तो फ्रेंड्स, तो डिविडेंड रिसीव जो इन्वेस्टमेंट पे हो रहा है तो हमारे पास पैसा आ रहा है, इनफ्लो हो गया। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट, जो कह रहा है इनफ्लो है, फिर रेज हैंड कर सकता है सर, जल्दी से हाथ खड़ा कर सकते हैं स्पीड से। चलिए किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया,
इसको अंदर सबको समझ में आ रहा है कि सर अगर हम फिक्स एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो इनफ्लो कैश थोड़ी ना आने वाला कहीं। ओके फाइन। जिनको समझ में आ रहा है कि हाँ डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट आउटफ्लो है, अब वो हाथ खड़ा करें जल्दी से। कोई भी नहीं बेवकूफ बन रहा। तो हमें पता चला जी डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं प्लांट पे, ना तो इनफ्लो है ना आउटफ्लो है। क्योंकि जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स एसेट्स की बात कर रहे हैं तो ना तो इसमें कोई कैश आ रहा है और ना ही इसके अंदर कोई कैश की आउटफ्लो हो रही है, तो यानी कि नो चेंज। इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट ड्यू जो कह रहे हैं आउटफ्लो है, तुरंत हाथ खड़ा करें। जो कह रहे हैं इंटरेस्ट ड्यू आउटफ्लो है, तुरंत हाथ खड़ा कर सकते हैं। कोई नहीं है। चलिए, जो कह रहे हैं इंटरेस्ट ड्यू इनफ्लो है, अब वो हाथ खड़ा कर सकते हैं। चलिए, वो भी कोई नहीं है। तो ये बात समझ में आ रही है सर, इंटरेस्ट ड्यू जो हो गया ना वो इनफ्लो है ना ही वो आउटफ्लो है, ना इसमें कैश आया ना ही इसके अंदर कैश गया। बहुत बढ़िया। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स ऑन क्रेडिट, अब यहां पे कंपनी ने फिक्स एसेट खरीदी है क्रेडिट पे, उधार पे, तो अगेन नो फ्लो नो चेंज, यानी ना ही हमारा कैश में कोई इनफ्लो हुआ है ना ही कोई आउटफ्लो हुआ। कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू शेयर्स, जब डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट किया, यानी डिबेंचर वापस ले लिए, बदले में उसके बदले में शेयर्स दे दिए। चलिए जी, हाथ खड़ा कर रहे हैं। जो कह रहे हैं इनफ्लो हुआ, चलिए कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा। अब जो कह रहा है आउटफ्लो हुआ वो हाथ खड़ा कर लीजिए। चलिए जी, सभी समझदार हो गए जी। तो यानी कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर्स, डिबेंचर आए शेयर चला गया, तो उसमें सर कैश का ना कोई आना हुआ है ना ही कैश का कोई जाना हुआ है, मींस नो इनफ्लो नो आउटफ्लो, कुछ भी नहीं हुआ सर। बहुत बढ़िया। अब हम थोड़ा सा लेवल और बढ़ाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में सर ना केवल हम इनफ्लो आउटफ्लो बताएंगे, बट आल्सो वो कौन सी एक्टिविटीज है वो भी बताएंगे। यानी हम ये बताएंगे कि वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, या वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। उसके बाद हम बताएंगे इनफ्लो या आउटफ्लो। समझ आ रही मेरी बात? चलिए, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, कि हमने कहा जी हमने यहां लैंड एंड बिल्डिंग को सेल किया। जो कह रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हाथ खड़ा कर सकते हैं। जो कह रहे हैं सेकंड वाली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, वो हाथ खड़ा कर सकते हैं आप। तो इसका मतलब यहां पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे हाथ खड़े हो रहे हैं। तो चलिए ये समझ आया कि लैंड एंड बिल्डिंग हमारी फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ठीक है जी। अब इन्वेस्टिंग के बाद बात आती है कि जो पहले वाली एक्टिविटी हुई सर, फर्स्ट की जो एक्टिविटी हुई वो हो गई इन्वेस्टिंग। ठीक है जी। अब क्वेश्चन आता है इनफ्लो या आउटफ्लो। तो क्या हुआ है सर ये इनफ्लो, क्यों हमने यहां पे क्या करा है, सेल करा है। तो अगर हम सेल करेंगे लैंड बिल्डिंग को तो पैसा आएगा इनफ्लो। परचेज ऑफ मशीनरी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाले हाथ खड़ा करें। फाइनेंसिंग वाले हाथ खड़ा करें। फाइनेंसिंग वाले, इन्वेस्टिंग वाले हाथ खड़ा करें। बिल्कुल ठीक। तो जो सेकंड एक्टिविटी है वो भी इन्वेस्टिंग है क्योंकि मशीनरी आ गया। और अब परचेज कर रहे हैं तो कहानी क्या हो गई, आउटफ्लो। इश्यू ऑफ शेयर्स, थर्ड एक्टिविटी हमने कहा इश्यू ऑफ शेयर्स। अब फ्रेंड्स इश्यू ऑफ शेयर्स, शेयर्स को इश्यू कर रहे हैं, ऑपरेटिंग वाले हाथ खड़ा कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग वाले हाथ को खड़ा कर सकते हैं। फाइनेंसिंग वाले हाथ को खड़ा कर सकते हैं। तो जी हाथ खड़े हो रहे हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे, बिल्कुल ठीक, क्योंकि शेयर्स जो है वो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है सर। अब शेयर्स इश्यू कर रही है कंपनी तो फंड आ रहा है, कैश आ रहा है।
इनफ्लो। नेक्स्ट, रिसीव इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट करी थी उस पर इंटरेस्ट आ रहा है जी। फोर्थ, जो कह रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, हाथ खड़ा करें। जो कह रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, हाथ खड़ा करें। चलिए, तो आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे हाथ खड़ा कर रहे हो, बिल्कुल ठीक है जी। कि जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको मिल रहा है, तो जो इन्वेस्टमेंट है सर, वो हमारी क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बिल्कुल ठीक, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। पैसा आ रहा है, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट, रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, रिसीव इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बाय म्यूचुअल फंड कंपनी। म्यूचुअल फंड कंपनी जो है, जो उसने इन्वेस्टमेंट किया उस पर उसे इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है। चलिए जी, जो कह रहा है जी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आप खड़ा करें। जो कह रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, हाथ खड़ा करें। जो कह रहा है फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, हाथ खड़ा करें। चलिए जी, आई एम सरप्राइज, सभी ने तक सही जवाब दिया। दैट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दैट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्यों? म्यूचुअल फंड कंपनी का तो काम यही है कि जनरल पब्लिक से फंड लेना, बाकी कंपनी में इन्वेस्ट करना, और जो डिविडेंड इंटरेस्ट जो मिलेगा कुछ हिस्सा अपने पास रखना, बाकी जो उनके पास इन्वेस्टर्स हैं उनको दे देना। तो माय फ्रेंड, यानी म्यूचुअल फंड कंपनी का काम है कि जो इन्वेस्ट करेगा उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, यानी ऑपरेटिंग इनफ्लो। बहुत बढ़िया सर जी। तो इस पार्ट में हमने म्यूचुअल फंड कंपनी के बिहाफ पे, मतलब उन पे बनाया कि उनके नजरिए से क्या है वो चीज। बिल्कुल सर। अच्छा ठीक। रिसीव डिविडेंड बाय यूटीआई कंपनी, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, डिविडेंड रिसीव्ड कर रही है जी। इनफ्लो है, आप क्या याद रखोगे? मैंने बता दिया, और बोलिए। डिविडेंड रिसीव्ड बाय यूटीआई कंपनी। अब जो कह रहे हैं ऑपरेटिंग है, हाथ खड़ा कर सकते हैं। जो कह रहे हैं इन्वेस्टिंग है, वो हाथ खड़ा कर सकते हैं। जो कह रहे हैं फाइनेंसिंग है, वो हाथ खड़ा कर सकते हैं। अब जो कह रहे हैं हमें नहीं पता क्या है, अब वो हाथ खड़ा कर सकते हैं। तो वी डोंट नो। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूचुअल फंड कंपनी, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो एक्सिस बैंक है यूटीआई वालों का ही है। तो फ्रेंड्स, यानी कि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया, उसका काम है ये। तो क्या हो गया? ऑपरेटिंग और सामने इनफ्लो। अगला हमने कहा रिसीव इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बाय बैंक। अब बैंक ने कुछ इन्वेस्टमेंट करी, उस पर बैंक को इंटरेस्ट मिल रहा है। कुछ ने पहले हाथ खड़े कर लिए, लाइन पे लग गए। हाँ जी, जो कह रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, हाथ खड़ा कर सकते हैं। तीन हाथ खड़े हुए हैं। जो कह रहा है, चार हाथ खड़े हो गए। जो कह रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अब वो हाथ खड़ा करें। ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाले काफी ज्यादा हैं। जो कह रहे हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी, अब वो हाथ खड़ा करें। फाइनेंसिंग पे कोई नहीं है, यानी डिवीजन हो रही है। थोड़े बहुत ये बोल रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, मैक्सिमम बोल रहे हैं ऑपरेटिंग। एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज 100% करेक्ट आंसर, क्योंकि बैंक का काम है। बैंक करती क्या है?
भाई बैंक ने करना क्या है, बैंक ने जनरल पब्लिक से पैसा लेना है और आगे कहीं इन्वेस्ट करेगी, उस पर रिटर्न आएगा तभी तो आपको रिटर्न देगी, उसका काम है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। समझ आई बात? तो यानी कि जो बैंक को मिल रहा है ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बिल्कुल ठीक जवाब है सर। नेक्स्ट, रेंट रिसीव्ड, इट्स इंफॉर्मेशन रेंट रिसीव्ड, रेंट मिल रहा है। चलिए जी, इनफ्लो तो मैंने बता दिया आपको, रेंट मिल रहा है। आप जो कह रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, नाउ रीजन कि जो रेंट मिल रहा है। जो कह रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, वो आप खड़ा करें। जो कह रहे हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, वो आप खड़ा कर सकते हैं। तो जवाब है सर आपका, मैक्सिमम सबका ही जवाब सही है कि रेंट रिसीव्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या जवाब ठीक है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कि रेंट कहां मिलेगा एक कंपनी को? जब किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेगी, उस प्रॉपर्टी पे ही तो रेंट मिलेगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और इनफ्लो हो गया। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, कंपनी ने यहां पर डिबेंचर्स को क्या करा? रिडीम करा, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। जो कह रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हाथ खड़ा कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो यहां पे सबका जवाब क्या आ रहा है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिबेंचर फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ना? फाइनेंसिंग, पैसा जा रहा है, आउटफ्लो। पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स यानी कॉर्पोरेट टैक्स, कंपनी यहां पे जो उसने कमाया इनकम जो जनरेट करी, उस पर कॉर्पोरेट टैक्स दे रही है, इनकम टैक्स दे रही है। तो अब इनकम टैक्स पे कर रही है, तो चलो जी आउटफ्लो है, मैं बता रहा हूं आपको। अब आपको बताना है सर कौन सी एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है। तो जो कह रहे हैं ऑपरेटिंग है, वो आप खड़ा कर सकते हैं। जो कह रहे हैं इन्वेस्टिंग है, वो आप खड़ा कर सकते हैं। जो कह रहे हैं फाइनेंसिंग है, वो आप खड़ा कर सकते हैं। चलिए अब सुनिए ध्यान से। मैंने कहा चलिए पढ़ाई तो मैं रोज करवाता हूं, जरा सुनना, क्लास खराब करने के हिसाब से नहीं, समझने के हिसाब से सुनना, डिस्टर्ब मत करना क्लास को। मैंने कहा जी पढ़ाई तो चलो मैं रोज करवा रहा हूं, आज एक काम करते हैं जी, आज अंताक्षरी खिलवाते हैं सर। दीवाने, परवाने और मस्ताने, 3 टीम मैंने बना दी, दीवाने, परवाने, मस्ताने। मैंने कहा यहां मैंने लीडर अपॉइंट कर दिया सर, ठीक है जी। मैंने कहा चलो जी इस ग्रुप का जो रहेगा लीडर वो आदित्य रहेगा। मैंने कहा जी इसका आयुष रहेगा। मैंने कहा जी इसका ध्रुव रहेगा। अब मैंने भव्य से पूछा कि बता जिसकी जिस टीम में जाना है वो जा सकता है। मैंने भव्य से पूछा बता किस टीम में जाएगा। भव्य ने कहा सर तो तीनों ही बेकार है, कोई लीडर ढंग का नहीं चुना आपने तो। फिर भव्य ने कहा चलो ठीक है सर जाना तो पड़ेगा ही, तो चलो सर लेट्स आदित्य के ग्रुप में चला जाता हूं, ये इनके कंपैरिजन में कम बेकार है।
तो आप कहोगे सर कैश फ्लो कराते कराते ये कहां पहुंच गए आप एकदम से। तो कैश फ्लो जो हम करा रहे हैं सर, यहां पे जो दीवाने परवाने मस्ताने की बात हो रही है, तो एक एक्टिविटी आपकी ऑपरेटिंग, एक एक्टिविटी है इन्वेस्टिंग और एक एक्टिविटी है आपकी फाइनेंसिंग। अब पता चला कोई ऐसी एक्टिविटी आ रही है जो एथिकली किसी में नहीं जा रही, ना ऑपरेटिंग ना इन्वेस्टिंग ना फाइनेंसिंग, लेकिन जाना तो पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि चौथी कोई है नहीं। जैसे भव्य को मजबूरी में जाना पड़ रहा था आदित्य की उसमें। तो सर जो टैक्स की मैं बात कर रहा हूं, आप सबने ऑपरेटिंग पे हाथ खड़े कर दिए, लेकिन आप ध्यान करिए, आपको 11th क्लास में खूब पढ़ाया गया ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट सिखाया गया आपको, याद करो। 12th में आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट सिखाया गया, और ध्यान करिए वहां पे टैक्स को आपको बताया गया था नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो आज हम टैक्स को क्या कह रहे हैं? ऑपरेटिंग। मजबूरी है ना, बट टैक्स को आप इन्वेस्टमेंट तो कह नहीं सकते किसी एंगल से, और फाइनेंसिंग है ही नहीं, तो चल भाई ऑपरेटिंग में चला जाओ वाली कहानी हो रही है। अदरवाइज तो जो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हो या निकालोगे आगे भी, तो आप टैक्स को नॉन ऑपरेटिंग तो लेते थे। आ रही है बात सुनने? तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि यहां मजबूरी में आप मानिए कि टैक्स को हम किस में लेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेंगे, क्योंकि और कोई एक्टिविटी यहां पे और में तो बिल्कुल भी नहीं आ रही। तो फ्रेंड्स, ये आपको जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये अगली क्लास से पहले सारा कंप्लीट करना है, रिटर्न में कंप्लीट करना है, आपको लिखना है कौन सी एक्टिविटी है, इनफ्लो है या आउटफ्लो है। अगर आप नहीं करा तो बिल्कुल पॉसिबल है कि आपको अगली क्लास में एंट्री ना दी जाए, बिल्कुल पॉसिबल है। तो आप लोग सर इसको कुछ लिख सुना कर नहीं हमने, आपकी आवाज चली गई थी। यस सर।